माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के मेनू में हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट मेनू के अंदर जो दिए गए विकल्प हैं इनके बारे में हम एक या लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको व्यू मेनू के बारे में बताया था, तो अगर आपने व्यू मेनू को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होगा इंसर्ट मेनू के अंदर, और इंसर्ट मेनू के अंदर सबसे पहला जो विकल्प आप देख पा रहे होंगे सेल्स का दिया गया है। अगर हमको अपने सीट के अंदर अगर कहीं भी कोई सेल इंसर्ट करना है तो आपको कर्सर को वहाँ रख देना है, और रखने के बाद इंसर्ट के अंदर आप सेल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विकल्प आ जाएगा। ये विकल्प ठीक उसी तरह जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने टेबल मेनू के अंदर देखा था, ठीक वही विकल्प आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट का ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुला है, जिसमें इंसर्ट में सबसे पहले आपसे दे रहा है शिफ्ट सेल टू राइट, यानी यहाँ जो सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ है इस सेल की वैल्यू को क्या करेगा, राइट में शिफ्ट कर देगा, और यहाँ पे क्या करेगा, एक खाली सेल आपको दे देगा। अब ध्यान देना है कि अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी, फिर से राइट में जाएगी, यानी हर वैल्यू राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, वो एक खाली सेल दे देगा। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे सेलेक्ट करके और ओके करता हूँ तो आप देखें क्या अंतर हुआ। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने जिस सेल के ऊपर अपने कर्सर को रखा हुआ था, जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया हुआ था, वहाँ उस सेल की वैल्यू को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया गया, और इस तरह आपको यहाँ पे एक सेल मिल गया है। मैं अंडू कर लेता हूँ, फिर से देखिएगा, अगर इंसर्ट में सेल पे अगर जाते हो और अगर शिफ्ट सेल टू डाउन करते हो तो यहाँ की वैल्यू को डाउन साइड यानी नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा, और वहाँ पे एक सेल आपको मिल जाएगा। और इस तरह आप देख पा रहे होंगे कि हर सेल अपने नीचे वाले सेल को शिफ्ट कर रहा है नीचे की तरफ, और वहाँ पे यानी यहाँ पे एक आपको खाली सेल मिल गया है। अंडू करते हैं, फिर से इंसर्ट के अंदर देखते हैं और भी विकल्प आपको मिल जाएगा सेल के अंदर। यहाँ दिया है इंटायर रो, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो ऊपर की तरफ एक रो इंसर्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि चूंकि ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो ऊपर की तरफ खाली जगह तो है नहीं कि इसको शिफ्ट करेगा, इसलिए क्या करता है कि एक पूरा रो इंसर्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा, अंडू कर लेते हैं। अगर आप इंसर्ट सेल में जाते हो और अगर इंटायर कॉलम करते हो तो ठीक उसी तरह जहाँ पे आपने जिस सेल को आपने सेलेक्ट कर रखा है उस कॉलम के लेफ्ट साइड में एक कॉलम को ऐड कर देगा, क्योंकि इधर की तरफ जैसे आप राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हो तो इधर की तरफ जगह है, इसलिए वैल्यू को आगे की तरफ शिफ्ट कर दे रहा है, लेकिन इधर तो जगह है नहीं, ये कॉलम आपका पहला है, इसलिए क्या करता है कि एक पूरा कॉलम इंसर्ट कर देता है। ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट सेल के द्वारा हम सेल तो इंसर्ट करेंगे ही करेंगे, रो और कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए तो अंडू कर लेते हैं। इंसर्ट मेनू के अंदर अगला जो विकल्प आप देख सकते हो रो का दिया गया है। अगर आप अपने सीट के अंदर रो इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अब ध्यान देना है, जिस रो को इंसर्ट करना मतलब जहाँ पे आपको रो को इंसर्ट करना है, पहले आप उस रो को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके ऊपर की तरफ रो इंसर्ट करना है, क्योंकि हमेशा रो जो है एबव ऊपर की साइड में इंसर्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट में आपने टेबल के अंदर देखा था कि वहाँ आपसे दो विकल्प दिए जा रहे थे, एबव और बिलो का। यहाँ पे ऐसा कोई विकल्प नहीं आता है। आपको बता दें कि डिफ़ॉल्ट रूप में ऊपर की तरफ ही रो को इंसर्ट करता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम 7 नंबर रो को सेलेक्ट किए हुए हैं, जैसे हम इंसर्ट पे जाएंगे और रो पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रो हमें मिल चुका है। यही काम आप राइट बटन दबा के भी कर सकते थे। आप यहाँ पे राइट बटन अगर दबाते हो तो यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट का विकल्प आ रहा है, यहाँ पर भी क्लिक करके हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 से अधिक रो को आपने सेलेक्ट किया हुआ है और अगर आप रो को इंसर्ट करने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, वो 2 रो एक साथ इंसर्ट करेगा, यानी जितने नंबर ऑफ रो को हम सेलेक्ट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ रो को हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ आपको आप ध्यान देना है कि जिस रो को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस रो के ऊपर ही आपको रो को जोड़ेगा, ये ध्यान रखें। इसलिए आप जहाँ पे रो इंसर्ट करना चाहते हो उसके नीचे वाले रो को आप सेलेक्ट करेंगे ताकि उसके ऊपर की तरफ आपको जगह मिल जाए। तो इस तरह हम रो को ऐड कर सकते हैं अपने सीट के अंदर। तो अंडू कर लेते हैं, पहले वाली अवस्था आ जाएगी। अब देख सकते हैं कि इसी विकल्प में इंसर्ट मेनू के अंदर कॉलम का भी विकल्प जोड़ा गया है, यानी अगर आप चाहते हो कि हम कॉलम को इंसर्ट करें
तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए आपको बता दें कि पहले आपको उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है जिसके पहले, यहाँ भी आप देख सकते हो कि कॉलम में ये नहीं पूछ रहा है कि कॉलम आपको किधर लेना है, लेफ्ट में लेना है कि राइट में लेना है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ जो कॉलम इंसर्ट होगा, जिस कॉलम पे आप रहोगे या जिस कॉलम को आपने सिलेक्शन किया होगा उसके लेफ्ट में कॉलम को इंसर्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने ई वाले कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है तो इसके लेफ्ट में मतलब डी और ई के बीच में एक कॉलम को ऐड कर देगा। अभी देखें, जैसे हम कॉलम पे क्लिक करेंगे हमें एक कॉलम मिल गया और कॉलम का नंबर ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। इसी तरह अगर आप रो भी इंसर्ट कर रहे हो तो रो नंबर ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ आपको समझना है कि क्या रो कॉलम हम ऐड कर रहे हैं तो क्या वो संख्या बढ़ रही है, क्योंकि इस वर्जन में जो हम लोग वर्जन पढ़ रहे हैं एक्सेल का, इस वर्जन में 65,536 आपके रो होते हैं और 256 कॉलम होते हैं। इस वर्जन के अंदर आप देखेंगे कि जो लास्ट कॉलम होता है वो IV होता है और लास्ट रो का जो नंबर होता है वो 65,536 होता है। तो सवाल ये है कि क्या अगर हम कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं या रो इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या वो संख्या बढ़ रही है? क्या रो बढ़ रहा है इसमें? नहीं, आपको हम बताना चाहते हैं कि नहीं। आप खुद देख लीजिए, अगर हम रो को इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट में गए, रो पे हमने क्लिक किया, फिर हम इंसर्ट पे रो पे हम गए, रो पे क्लिक किए। अब देखिएगा जरा, हम लास्ट रो पे जाते हैं। लास्ट रो पे आने के लिए आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करिएगा। अभी देखिए यहाँ पे संख्या 65,536 ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रो इंसर्ट तो हो रहा है लेकिन जो खाली पड़े हुए रो हैं वही रो बीच में लाके ऐड कर रहा है। कोई नया रो इंसर्ट नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी सीट के अंदर, इस वर्कशीट के अंदर जो नीचे खाली पड़े हुए रो हैं उन्हीं को बीच में लाके ऐड कर रहा है। इसी तरह आप देखें, लास्ट कॉलम का जो नंबर है इस वर्जन में IV है। IV लास्ट कॉलम IV होता है। तो सवाल ये है कि अगर हम इसमें कॉलम को ऐड करते हैं, मान लीजिए कि हमको कॉलम को ऐड करना है, यहाँ पे हम कॉलम को ऐड करते हैं, इंसर्ट में गए, कॉलम पे हमने क्लिक किया, कॉलम ऐड हुआ ना। अभी देखिएगा लास्ट कॉलम अभी भी IV ही दिखा रहा है। इसका मतलब है कि कॉलम बढ़ नहीं रहा है, वो जो खाली पड़े हुए कॉलम है उसी को बीच में लाके ऐड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आप ये पूरा सीट यानी पूरा रो और कॉलम फिल कर देंगे, इस सीट के अंदर आप नया रो और नया कॉलम आप ऐड नहीं कर पाओगे। लिमिट है एक सीट के अंदर या एक वर्कशीट के अंदर। इस जो वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं, इस वर्जन के अंदर जो रो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि नए वाले वर्जन में भी आप जाते हो तो वही प्रोसेस है। वहाँ 10,48,576 रो हैं और आपका 16,384 कॉलम बने हुए हैं। लास्ट कॉलम का जो नंबर होता है XFD होता है और लास्ट रो का जो नंबर होता है वो 10,48,576 होता है। तो सवाल ये है कि जिस दिन ये सीट भर जाएगा क्या रो कॉलम इंसर्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो सीट का वो लिमिट है। ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमने दिखाया, हम कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं, रो इंसर्ट कर रहे हैं, तो आखिर में संख्या बढ़नी चाहिए लेकिन नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि वो लिमिट है। वो खाली पड़े हुए रो, खाली पड़े हुए कॉलम को बीच में लाके जोड़ दे रहा है। यही विकल्प है आपका नया रो और नया कॉलम जोड़ने का। आप इसके ऊपर राइट बटन दबाकर भी आप इंसर्ट पे जाके कॉलम को ऐड कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 से अधिक कॉलम आपने सिलेक्ट किया हुआ है और आप इंसर्ट करना चाहते हो तो 2 एक साथ कॉलम इंसर्ट होगा और जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसके लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अंडू कर लेते हैं। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं इंसर्ट मेनू के अंदर अगला जो विकल्प आपका दिया गया वर्कशीट का दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि हम अपने फाइल के अंदर और अधिक सीटों को ऐड करें, क्योंकि इस वर्जन के अंदर 255 सीटें ऐड की जा सकती हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें और सीटों को ऐड करें तो आपको इंसर्ट के अंदर जाना होगा और इंसर्ट की वर्कशीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सीट ओपन हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिस सीट पर आप रहेंगे उसके लेफ्ट में सीट को इंसर्ट करेगा। अब मान लीजिए आप 2 नंबर सीट पे हो और आप चाहते हो कि हम सीट को इंसर्ट करें या वर्कशीट को इंसर्ट करें, तो आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 2 के पहले सीट इंसर्ट हुआ। अगर हम 1 नंबर पे रहते हैं और इंसर्ट पे जाते हैं और वर्कशीट को इंसर्ट करते हैं तो देखेंगे कि 2 और 1 के बीच में सीट नंबर 4 इंसर्ट हो गया। हाँ, इसको सीक्वेंस में लाने के लिए
आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से इसको उठा के रख सकते हो। आप देख सकते हो, इसको उठाइए और 2 के बाद इसको ला के छोड़ दीजिए, इसको उठाइए 3 के बाद इसको ले जा के छोड़ दीजिए। इस तरह ये सीक्वेंस आपको दिख जाएगा। तो इस तरह अगर हम चाहते हैं कि अपने फाइल के अंदर और अधिक सीटों को ऐड करें तो ये विकल्प आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं, इसके ऊपर राइट बटन दबा के भी आप इंसर्ट पे जाके आप वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ देखिए 5 नंबर आ गया, तो फिर वैसे ही इसको उठाइए, 4 के बाद ले जाके छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह हम अपने फाइल के अंदर, वर्कबुक के अंदर नए सीटों को जोड़ सकते हैं। अब हम आते हैं इंसर्ट मेनू के अंदर। अगला विकल्प आपका दिया गया चार्ट का। बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अलग अलग टाइप के चार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां चार्ट के द्वारा हम अपनी इन्फॉर्मेशन को, डाटा को, अपने यूज़र्स को, अपने व्यूअर को समझा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। चार्ट के माध्यम से किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम जल्दी समझा सकते हैं। इसके लिए हमें एक्सेल के अंदर चार्ट बनाने के लिए विकल्प मिल जाता है। वैसे चार्ट का यूज़ आप देखते हो, क्रिकेट मैच में भी हमने बताया, ये क्रिकेट मैच में भी हम चार्ट को यूज़ देखते हैं कि तुरंत हम चार्ट देखते ही बता देते हैं कि किस ओवर में कितना रन बना है, किस ओवर में सर्वाधिक रन बने हैं और किस में कम रन बने हैं, या किस ओवर में रन नहीं बने हैं। ये चार्ट से हमें पता चल जाता है। और भी आप शेयर मार्केट का चार्ट देखते होंगे, किसी कंपनी की ग्रोथ को आप देखते होंगे, चार्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। अगर आप भी इस तरह के चार्ट अपने एक्सेल शीट के ऊपर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। किसी कंपनी का सेल्स दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। तो चलिए हम चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे हम एक डाटा ले लेते हैं, जिसमें हमने लिया आइटम, और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिया है, शॉर्ट में लिख देते हैं। अब यहाँ पे कुछ आइटम आप ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ आइटम लिया, शॉर्ट में लिख देते हैं। ऐसे कुछ आइटम को हमने लिया है जिसकी क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल देते हैं 20, 40, 65, 75 और यहाँ पे हमने लिया 45। अब देखिए, हमने किसी कंपनी का सेल्स दिखाया है किसी आइटम से रिलेटेड, तो हमको इसे सेलेक्ट कर लेना है और सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट मेनू के अंदर आना है, चार्ट पे आपको क्लिक करना है। चार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करिएगा। ओके करते ही आपके सामने चार्ट विजार्ड खुल जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइप दिया है, यहाँ पे कस्टम टाइप भी दिया गया है। तो हम फिलहाल स्टैंडर्ड टाइप का प्रयोग करते हैं पहले। अब यहाँ देखिए, चार्ट टाइप में जब आओगे तो बहुत सारे यहाँ पे चार्ट टाइप दिखेंगे, जैसे सबके नाम भी दिए गए हैं। कॉलम दिया है, बार दिया है, लाइन दिया है, पाई दिया है, एक्स वाई, और यहाँ देखिए जिस चार्ट टाइप को आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो, चार्ट का सब टाइप भी आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ देखें, बार का ऑप्शन कुछ ऐसे दिख रहा है, लाइन का आपको ऐसे दिख रहा है, पाई को आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। इसी तरह सबके अपने अपने सब टाइप दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे रडार, सरफेस, बबल, स्टॉक, नीचे आ जाइए, सिलेंडर, कोन और पिरामिड जैसे विकल्प यहाँ पे बने हुए हैं। यानी इतने टाइप के चार्ट आप एक्सेल के अंदर बना सकते हो। तो फिलहाल हम इसमें से नॉर्मल चार्ट लेते हैं, जैसे कॉलम वाले को, और कॉलम में हमने ये टाइप सेलेक्ट किया। नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करते ही देख सकते हैं कि हमारा चार्ट यहाँ पे दिखने लगा है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये विकल्प आएगा, चार्ट विजार्ड। ये तीसरा स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका दूसरा था, ये आपका तीसरा स्टेप आया है, और तीसरे स्टेप में कुछ जानकारी आपसे पूछी जा रही है। चार्ट का टाइटल क्या है? तो टाइटल में आप यहाँ पे देख सकते हो, सेल्स लिख सकते हो, एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे सेल्स आपका आ चुका है। अब यहाँ पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो, तो एक्स एक्सिस पे आइटम यानी वस्तु का नाम ले रहे हो, तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए आइटम नेम। इसके बाद पूछ रहा है कि वाई एक्सिस पे क्या दिखाना चाहते हो, तो वाई एक्सिस पे है क्वांटिटी, ऐसा मैंने लिखा। और यहाँ देख सकते हैं कि ये चीज़ हमारे सामने हमारे इस चार्ट के साथ जुड़ जा रहा है। जो भी हमने एक्स एक्सिस में लिखा है, वैल्यू वाई एक्सिस में लिखा है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं एक्सिस का भी टैब दिया हुआ है, और यहाँ से हम इसको ऑटोमेटिक या कैटेगरीज या टाइम स्केल जैसे विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अंतर देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल इसको हम ऑटोमेटिक ही रखते हैं, कैटेगरी एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए। यहाँ देखिए ग्रिड लाइन का ऑप्शन बना हुआ है, जिसमें मेजर ग्रिड लाइन्स ले सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए अंतर आपको दिख रहा है,
अगर मैं इसको हटा रहा हूँ तो वर्टिकल लाइन इसमें जो आ रही थी वो हट गई। इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो, माइनर ग्रिड लाइंस भी ले सकते हो, और माइनर ग्रिड लाइंस का जो वैल्यू वाई एक्सिस के लिए आप इस तरह ले सकते हो। तो इसकी ज़रूरत है तो आप लीजिए, नहीं तो इसको हटा दीजिएगा। इसके बाद लीजेंड पूछ रहा है, लीजेंड क्या है? तो जो आपने क्वांटिटी लिया है उसको लीजेंड के रूप में यहाँ शो कर रहा है। मान लीजिए कि इसको हमें टॉप में दिखाना है तो देखिए टॉप में दिख रहा है, कॉर्नर में दिखाना है तो ये कॉर्नर में दिख रहा है, बॉटम में दिखाना है तो नीचे आ गया। राइट लेफ्ट जैसे विकल्प का प्रयोग करके इसकी पोजीशन को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैं इसको राइट ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ डाटा लेबल दे रहा है, डाटा लेबल का टैब है। अब डाटा लेबल में यहाँ पे सीरीज़ नेम आ रहा है, देखिएगा लेबल कंटेंट्स। सीरीज़ नेम पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ देखिए इसकी क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है वो शो कर रहा है। अगर इसको नहीं लेना है तो आप यहाँ पे कैटेगरी नेम भी ले सकते हो। कैटेगरी नेम लेने पे क्या कर रहा है कि यहाँ देखिए इस आइटम का नाम उसके ऊपर ही दिखाने लगा है। ये जो ग्राफ लाइन दिख रही है इसके ऊपर ही उसका नाम आने लगा है। तो अगर आप चाहते हो कि नाम तो नीचे दिख रहा है, ज़रूरत नहीं इसकी वैल्यू को अगर आप चाहते हो शो करना तो आप इस पर क्लिक करके अब देखिए सबकी वैल्यू दिखाने लगा है। यानी ये जो लक्स आइटम है इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है, हमाम का है 40 है, और डॉब का ये 65 है। ये कुछ आइटम है जिसको मैंने लिया है और इसका ग्राफ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए अगर हम वैल्यू चाहते हैं देखना तो आप इसको चेक कर सकते हो। इसके बाद डाटा टेबल का भी विकल्प दिया है, और डाटा टेबल में यहाँ पे कह रहा है शो डाटा टेबल। अभी जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके चार्ट के साथ एक टेबल भी दिखाई देने लगा है। वही टेबल जो आपने अपने एक्सेल सीट के ऊपर बनाया है उसको चार्ट के साथ ही इसने जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है इसके बाद, और नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर देना है। आप देख सकते हैं कि आपका चार्ट, आपका ग्राफ आपके सीट के ऊपर आ चुका है, और वो डाटा टेबल भी दिख रहा है, और ग्राफ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू अधिक है और कौन सी वैल्यू कम है, किस आइटम की क्या वैल्यू है, कितनी क्वांटिटी है, उसको आप देख पा रहे हो। अगर हम आपसे कहें कि सबसे अधिक वैल्यू किसकी है तो आपका ध्यान किस पे जा रहा है? टी के ऊपर। यानी जिसका सबसे अधिक हाई ग्राफ आपको दिख रहा है उसी पे ध्यान गया है। अगर हम कहें कि सबसे कम किस पर है तो ग्राफ लाइन हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा ग्राफ इस सीट के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं? तुरंत हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? उस ग्राफ के ऊपर जा रहा है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। अगर हम कहें कि इससे अधिक कौन सा है तो आप हमाम कह सकते हो, इससे अधिक कौन सा है तो 45 जो कॉफ़ी का है, और इससे अधिक जो है आपका डॉब का है, और सबसे अधिक टी का है। ये ग्राफ के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। एक चीज़ और देखिए, अगर हम चाहते हैं कि इसके कलर को चेंज करें तो आप इस पर डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करके हम इसके कलर को भी बदल सकते हैं। देखिए अगर हम चाहते हैं कि इसको भी चेंज करें तो इस पर क्लिक करके इसके कलर को बदल सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसको भी चेंज करें तो आप इस पर भी डबल क्लिक करके जो कलर लेना चाहते हो वो कलर अपने इस टेबल या जो ग्राफ लाइन आपने बनाया उसको बदल सकते हो। और भी अलग अलग टाइप के चार्ट दिए गए हैं, जैसे आपको जिस तरह चार्ट की ज़रूरत पड़ रही है वैसे चार्ट बना सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ प्लेयर का नाम ले लेता हूँ और उनके एवरेज रन एवरेज को मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने प्लेयर्स लिखा और यहाँ पे मैंने AVERAGE एवरेज लिया था। अब यहाँ पे मैं कुछ नाम लेता हूँ, जैसे मैंने लिया यहाँ पे धोनी, यहाँ पे लिया हमने शर्मा, यहाँ पे हमने लिया कोहली, और यहाँ पे हमने लिया जडेजा। ऐसे कुछ नाम हमने लिए हैं, आप और भी नाम ले सकते हो। फिलहाल मैंने इतना ही लिया। अब इनका मैं औसत यहाँ पे रन औसत जो है मैं लिखना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने इनका जो है मैं ऐसे नाम के साथ जो है औसत ले लेता हूँ। एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है, आप देखिए एग्जांपल समझिए। शर्मा का मान लीजिए 75 है, और कोहली का मान लीजिए 95 है, और जडेजा का यहाँ पे 55 है सपोज़। तो इसका मैं चार्ट देखना चाहता हूँ, ग्राफ के माध्यम से इसको दिखाना चाहता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट के अंदर चार्ट पे क्लिक करिएगा, आपके सामने ये चार्ट दिखेगा। इसमें से मैं पाई चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए एक एरिया यहाँ पे आप ले सकते हो, जैसे ये ले सकते हो, चाहे ये भी ले सकते हो। मैंने 3D वाला लिया, नेक्स्ट किया, यहाँ देखिएगा। अगर ये पसंद नहीं है तो आप 2D वाले को सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट करिएगा, ऐसे कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से आप टाइटल दे सकते हो, लेजेंड भी आप ऐड कर सकते हो, और डाटा लेबल भी ले सकते हो। चलिए वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हुए और फिनिश करते हैं।
देखिए आपके सामने ये पाई चार्ट बन के आ चुका है और यहाँ पे लेजेंड आपको दिख रहे हैं, यानी कौन सा प्लेयर, ये कलर दिखेगा पहचानिएगा, उसका क्या औसत है, क्या एवरेज है, वो यहाँ दिख रहा है। सबसे अधिक एरिया जिसकी दिखाई दे रही है, हमारा ध्यान देखिए, इस येलो वाले एरिया में जा रहा है और ये येलो एरिया जो है कोहली का दिखा रहा है। देख रहे हैं, सबसे कम जो है हमारा जडेजा वाले पे जा रहा है और देख सकते हैं इस कलर पे जा रहा है और ये कलर किसका है, जडेजा का है। वैसे यहाँ पे आप माउस को जब रखिएगा तो सीरीज़ एवरेज पॉइंट जडेजा और उसकी वैल्यू को भी शो कर रहा है, यानी इस पूरे चार्ट में से 19% ये ग्राफ ये इसके लिए दिखा रहा है। इसी तरह सबके लिए दिखा रहा है वैल्यू 65 जो पूरे ग्राफ का 22% है, और ये देखिए 75 जो पूरे ग्राफ का 26% है, और ये देखिएगा 95 वैल्यू है जो पूरे ग्राफ का 33% है। तो इस तरह के भी चार्ट आप ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये चार्ट भी आपको समझ में आ गया है, और भी उसमें बहुत सारे चार्ट दिए गए हैं जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो इंसर्ट मेनू के अंदर सिंबल का ऑप्शन दिया गया। सिंबल, ऐसे सिंबल जो हम अपने कीबोर्ड से नहीं लिख सकते। वैसे अल्फ़ाबेट्स में तो आप ABCD जो भी लिखना है, नंबर्स लिखना है, आप लिख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स भी हैं जिसको हम अपने कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इंसर्ट मेनू के सिंबल्स पे जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट, जिस फ़ॉन्ट को आपको यहाँ पे लेना है, यहाँ पे आपको हिंदी फ़ॉन्ट भी मिल जाएगा और अंग्रेजी फ़ॉन्ट भी मिल जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट दिए गए हैं, जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको अंग्रेजी के ही अलग अलग स्टाइल दिख जाएंगे, अलग अलग मिल जाएंगे। खासकर इसमें और भी सिंबल की बात करें तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, पाई, डेल्टा, लेम्डा, ऐसे सिंबल को अगर हम चाहते हैं अपने पेज के ऊपर इंसर्ट करना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से भी सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, तो अंग्रेजी के भी फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, हिंदी के भी फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। ऊपर जाइए, हिंदी में यूज़ होने वाले जो फ़ॉन्ट्स हैं जिसको हम कीबोर्ड से आसानी से नहीं लिख सकते हैं, जैसे आपको ये रीसी वाला जो री लिखना है, तो आप इसको सिलेक्ट करें और इंसर्ट कर दीजिए। अब जहाँ कर्सर आप रखे हुए हो, जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, वो सिंबल वहाँ पे इंसर्ट करता जा रहा है। इसको आप जूम करके, इसको बड़ा करके भी आप देख सकते हो। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप 200 करिए, दिखेगा। तो इस तरह आपके सिस्टम में जो भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल हैं, उस फ़ॉन्ट पे आप क्या कर सकते हो, सिंबल को अपने पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट मेनू के अंदर अगला विकल्प आप देख सकते हो, सिंबल के बाद पेज ब्रेक का दिया गया है। पेज ब्रेक हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमने कोई सीट बनाया है और हम चाहते हैं कि इस सीट को यहाँ से हम ब्रेक कर दें, तोड़ दें, प्रिंट आउट के लिए हम तैयार करें, और हम केवल इतना ही रो और कॉलम या सेल हम सेलेक्ट करके प्रिंट आउट करना चाहते हैं, इतना एरिया ही आप चाहते हो कि हम प्रिंट आउट करें, तो आप यहाँ इस सेल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, इंसर्ट के अंदर जाइएगा और पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करते ही ये पेज को तोड़ दिया गया है। अब आप केवल इस एरिया को प्रिंट आउट में प्रयोग कर सकते हो। इसको आप सेलेक्ट करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। अब देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ रखे होते तो ये यहाँ से टूटा होता, यहाँ रखे होते तो यहाँ से। अभी देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, पहले रिमूव पेज ब्रेक। अभी ये रिमूव हो चुका है। मैं यहाँ से चाहता हूँ ब्रेक करूँ, तो इंसर्ट पे जाकर और पेज ब्रेक पे क्लिक करिएगा, दिखेगा कि इसके ऊपर की तरफ ये हिस्सा ब्रेक कर चुका है। अब आप सेल को जहाँ भी सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर वाले हिस्से को ब्रेक कर दिया जाएगा, ताकि आप उसको प्रिंट आउट के लिए यूज़ कर सको। अब हम चाहते हैं कि इसको रिमूव कर दें, तो आप यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाइएगा और रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक करिएगा, रिमूव हो जाएगा। अब देख सकते हैं इंसर्ट के अंदर अगला विकल्प फंक्शन का दिया गया है। आपको हम बताना चाहते हैं कि आपको एक्सेल शीट के अंदर फार्मूला जब यूज़ करना होता है तो आपको टाइप करना पड़ता है। जैसे किसी नंबर को सम करना हो, किसी नंबर को काउंट करना हो, या हमें एवरेज निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम निकालना हो, तो इसके लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ नंबर यहाँ पे दिए गए हैं और इससे हमें कहा गया कि इसको जोड़िए, तो नॉर्मली हम यही जानते हैं कि इक्वल साइन सम लिखते हैं और उस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस रेंज को हमें जोड़ना होता है, उसके नंबर्स को जोड़ना होता है, और ऐसे हम इंटर कर देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें फार्मूले को लिखना ना पड़े,
तो इसके लिए आपको इंसर्ट के अंदर जाना होगा और इंसर्ट के फंक्शन पे क्लिक करना होगा। फंक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिलेक्ट ए फंक्शन का ऑप्शन दिया है और यहाँ पे कैटेगरी दी गई है कि आप किस कैटेगरी के फार्मूले को यूज़ करना चाहते हो। यानी एक्सेल में यूज़ होने वाले जितने भी फार्मूले हैं उसको कैटेगराइज किया गया है। और यहाँ पे देखिएगा फाइनेंशियल अलग दिया है, डेट एंड टाइम के लिए अलग दिया हुआ है, मैथ के लिए अलग दिया हुआ है, स्टैटिकल अलग दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे फार्मूले अलग अलग रखे गए हैं। अगर मान लीजिए मुझे सम निकालना, हाँ ये है कि जो कुछ पॉपुलर फंक्शन है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ भी दिया हुआ है। मान लीजिए मुझे सम निकालना है तो हमें इस फार्मूले को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके कर दी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन आर्गुमेंट्स खुल गया है और यहाँ पे नंबर आपसे पूछा जा रहा है। वैसे आप चाहें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भी ले सकते हो और नहीं तो आप इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। या ऑटोमेटिक वो रेंज आपका सिलेक्शन दिखा रहा है और आप ओके कर दीजिएगा, सम आपका मिल गया है। यही काम मैं मिटा दे रहा हूँ। यही काम आप यहाँ पे फार्मूला बार के लेफ्ट हैंड में देख सकते हो। इसके लिए शॉर्टकट बटन दिया गया है। इस बटन पे भी क्लिक करके हम वही ऑप्शन खोल सकते हैं जो इंसर्ट मेनू के अंदर जाके हमने फंक्शन को इंसर्ट करना बताया था। यानी आसान होगा, आपको बार बार मेनू के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फार्मूला बार में दिए हुए इंसर्ट फंक्शन से भी फंक्शन को या फार्मूले को इंसर्ट कर सकते हो। तो ऐसे फार्मूले जिसको हम लिखना नहीं चाहते हैं, ऐसे फार्मूले को आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं, पिक्चर इंसर्ट करते हैं, डायग्राम इंसर्ट करते हैं, किसी शेप को इंसर्ट करते हैं, वैसे हम फार्मूले को भी एक्सेल शीट के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मान लीजिए काउंट करना है या मैक्सिमम निकालना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नंबर पूछा जाएगा, रेंज सेलेक्ट करके ओके करिएगा। देखिए इसमें सबसे अधिकतम नंबर जो है वो आपका 7 है। तो किसी भी फार्मूले को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अब आते हैं फंक्शन के बाद नेम का ऑप्शन दिया गया है। ये भी अच्छा विकल्प है। जैसे मान लीजिए कि मुझे मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है परसेंटेज का। अब देखिएगा ये हमारा परसेंटेज का कॉलम है और मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे अधिकतम, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कितना है। तो इसके लिए आपको पता है कि हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं इक्वल साइन मैक्स, या आप इंसर्ट भी कर सकते हो। और आपसे पूछा जा रहा है कि रेंज बताएं, नंबर बताएं, तो आप इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेते हो और सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करते हो और इंटर करते हो। यानी अगर हमको मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, रेंज को लिखना पड़ता है या रेंज को सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम रेंज को लिखते हैं, जैसे अभी हमें मिनिमम निकालना है मान लीजिए, तो हमने इक्वल साइन लिखा मीन, और यहाँ देख सकते हैं इस सेल का एड्रेस आपका G2 है। आपने यहाँ G2 लिखा डॉट G20 तक। देखिए आपको लिखना पड़ा और लिखने के बाद आपने जब इंटर किया तो आपका परसेंटेज से मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे मिल गया। यानी या तो आपको सेल या रेंज सेलेक्ट करना पड़ रहा है या उस रेंज को लिखना पड़ रहा है जिस रेंज के अंदर परसेंटेज दिया गया है। हम चाहते हैं कि ये काम आपको ना करना पड़े, ये प्रोसेस आपको ना करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ध्यान देंगे आप लोग, इस पूरे रेंज को जिसमें इसका लेबल भी आ जाएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा और इंसर्ट के अंदर जाकर यहाँ नेम के अंदर डिफाइन का ऑप्शन दिया है। इसका मतलब है कि इस पूरे रेंज को जो आपने सिलेक्शन किया है इसका कोई नाम दे सकते हैं और उस नाम को हम क्या कर सकते हैं, किसी सेल रेफरेंस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जहां हमें सेल का नंबर देना पड़ता है वहां पे हम उस नाम को ही क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा, नाम भी अलग से नहीं लेना है आपको, नाम भी कहीं अलग से आपको नहीं लेना है। जो लेबल के रूप में आपने लिखा हुआ है वही लेबल यहाँ पे दिखा रहा है, आपको इसी को क्या करना है, ऐड कर लेना है। देखिए ऐड हो चुका है, यानी इस पूरे रेंज का नाम परसेंटेज हो गया, यानी PER हो गया। अब देखिए अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम ज्ञात करना है, सपोज यहाँ पे हमें मैक्सिमम निकालना है, तो इक्वल साइन यहाँ लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट में हम अब नंबर 1 नंबर 2 या रेंज नहीं डिफाइन करना है, हम क्या करेंगे, जो नेम डिफाइन किया था वही नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। जब बहुत लंबे सेल को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, मान लीजिए पूरा नीचे से ऊपर तक आपको जो है सिलेक्शन करना पड़ रहा है और बार बार आपको देखना पड़ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक, वहाँ दिक्कत होती है। बार बार किसी सेल को देखना कि हम कहाँ से कहाँ तक के रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें हमें दिक्कत होती है। उसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि एक बार उस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद कोई नाम दे देंगे, जो भी नाम देना चाहते हैं।
जैसे मैंने दिया, खासकर आप उस लेबल को ही या उस हेडिंग को ही आप क्या करें, लेबल का नाम दे दीजिए। अब देखिए जैसे मैंने मैक्सिमम लिखा, यहाँ पे मैक्स लिखा और रेंज की जगह पे हमने उस लेबल का ही नाम जो हमने नेम में डिफाइन किया यहाँ लिखा और जैसे इंटर किया आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। इसी तरह अगर आप मिनिमम निकालना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे मीन लिखा और यहाँ नीचे इक्वल साइन मीन लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, PER और ब्रैकेट को बंद किया और इंटर कर दिया। देखिए आपको इसी तरह एवरेज, काउंट जो भी आपको निकालना है आप निकाल सकते हो। तो किसी भी रेंज का नाम डिफाइन करके आप उसको यूज़ में ला सकते हो, समय बचेगा और जो काफ़ी मेहनत आपको जो है सेल के रेंज में डिफाइन करते समय आपको देना पड़ता है वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। इसी तरह आप जो लेबल बनाए हो या जो नेम आपने डिफाइन कर रखा है उसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो या किसी रेंज को आप लेबल के रूप में फिर से डिफाइन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और लेबल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब विकल्प है। मेन आपका डिफाइन का विकल्प है कि आप उसको कैसे डिफाइन कर रहे हो। पेस्ट के लिए भी आपको विकल्प है, यहाँ पे आप आते हो अगर तो पेस्ट कर सकते हो उस लेबल को जहाँ पे आप, जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है तो इक्वल साइन AVRAGE लिखा हमने एवरेज, और एवरेज में अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर, तो हम नंबर लिखेंगे नहीं और हम यहाँ पे हम परसेंटेज लिख भी सकते हैं और नहीं तो आप इंसर्ट में जाइएगा, नेम में आप क्या करिएगा, पेस्ट करिएगा। पेस्ट किसको करेंगे हम, अभी जो नेम डिफाइन किया है उसको सेलेक्ट करके आप ओके कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आ चुका है, ब्रैकेट को बंद करिएगा और इंटर कर दीजिएगा। तो पेस्ट करना होता है, ये जो लेबल हम बनाए हैं उस लेबल को अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ रही है तो उसको आप पेस्ट कर सकते हो। फिर अगर किसी लेबल को आप लेना चाहते हो, नया लेबल बनाना चाहते हो तो आप फिर से क्रिएट कर सकते हो या किसी लेबल को आप फिर से लेबल के रूप में डिफाइन कर सकते हो। तो ये विकल्प है जिसका आप प्रयोग करना कर सकते हो। इंसर्ट मेनू के अंदर आप देख सकते हो कमेंट का विकल्प दिया गया है। अगर किसी सेल के ऊपर कोई कमेंट देना है, जैसे मैंने ये क्या निकाला है, मैंने ये एवरेज निकाला है, तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, कमेंट्स चाहते हैं इस पे इंसर्ट कर दें तो यहाँ पे कमेंट के रूप में क्या लिखेंगे, AVER एवरेज। जैसे हम माउस को जब हम इसके ऊपर ले जाएंगे, सेल के ऊपर ले जाएंगे तो जो कमेंट हमने डाला हुआ है वो यहाँ हमें दिख जाएगा कि ये क्या है, ये एवरेज है। तो कमेंट्स हम लोग पहले से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही विकल्प है। इंसर्ट मेनू बार में भी बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, खासकर इंसर्ट मेनू के अंदर जो विकल्प हम देख रहे हैं वो इंसर्ट मेनू के अंदर दिया हुआ है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देख सकते हैं कमेंट्स हमने इंसर्ट कर लिया है। इसी तरह और भी कहीं आपको किसी सेल के ऊपर कमेंट को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। और कमेंट को हाइड और डिस्प्ले भी बताए थे आपको व्यू मेनू के अंदर ये विकल्प मिल जाएगा। यहाँ से कमेंट को डिस्प्ले, हाइड जैसे विकल्प का प्रयोग कर सकते हो। याद होगा आपको, दोबारा हाइड करना है तो आप कमेंट्स पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर का ऑप्शन दिया गया। अगर आप अपने इस एक्सेल सीट के ऊपर आप चाहते हो कि किसी क्लिप आर्ट्स इमेजेस को हम इंसर्ट करें तो आप ये उसी तरह जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने प्रयोग किया था, ठीक उसी तरह यहाँ भी आपको बहुत सारे क्लिप्स मिल जाएंगे जिसको आप अपने सीट के ऊपर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे क्लिप्स आपको दिए हैं। अब जो भी आपको जहाँ अपने सीट के ऊपर आपको इस तरह की इमेज को लेना है आप उठा के भी रख सकते हो और डबल क्लिक के द्वारा भी उस इमेज को हम अपने सीट के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत समय नहीं देना है क्योंकि ये सब विकल्प हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रॉम फाइल का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपको अपने पिक्चर गैलरी से किसी इमेज को लाना है तो आप उस इमेज को सिलेक्ट करिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये इमेज जो आपके पिक्चर गैलरी के अंदर सेव किए हैं, जो आपने सेव किया है, और ये क्लिप आर्ट जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है उस इमेज को आप अपने पेज के ऊपर रख सकते हो। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट के अंदर पिक्चर के अंदर स्कैनर और कैमरे का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपके सिस्टम में स्कैनर और कैमरा लगा हुआ है तो आप अपने इमेज को ला सकते हो, बाहर से किसी भी इमेज को ला सकते हो। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का भी विकल्प दिया गया है। अगर इस तरह का कोई डायग्राम या आप चार्ट अपने पेज के ऊपर जोड़ना चाहते हो, अब देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाता हूँ। आइए देखिए इसमें आप ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट किया है। अब इसके अंदर भी अगर कोई शेप आपको इंसर्ट करना है तो ये टूल बार भी साथ में खुल के आता है। इस टूल के द्वारा भी आप शेप के अंदर शेप जो है आप ऐड कर सकते हो और इसके अंदर आप जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेज आपको दिखाने हैं, यहाँ पे आप मेन ब्रांच का नाम लिख दीजिए और इसके सब ब्रांचेज आप यहाँ पे दिखा सकते हो।
इसके बाद यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट मेनू के अंदर पिक्चर के अंदर आपको ऑटो शेप का भी विकल्प मिल जाएगा। अगर एक्सेल सीट के अंदर हमें इस तरह के शेप बनाने हैं, इस तरह की आकृतियों को बनाना है, तो हम डायरेक्ट अपने पेज के ऊपर इस तरह के शेप या आकृतियों को ड्रैग करके बना सकते हैं। तो ये विकल्प भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है। इंसर्ट मेनू के अंदर पिक्चर के अंदर आप वर्ड आर्ट का भी ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसको यूज़ किया है तो हम उसी तरह हम यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाम लिखते हैं जैसे मैंने लिखा और ओके कर दिया। जो स्टाइल आप सिलेक्ट किए रहेंगे उस स्टाइल में वर्ड आर्ट आपके पेज के ऊपर यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, आ जाएगा। इसके बाद यहाँ इंसर्ट मेनू के अंदर आप देख सकते हो पिक्चर के बाद डायग्राम का ऑप्शन दिया है। वही डायग्राम जो अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के रूप में देखा है। यहाँ देखिए साइक्लिक डायग्राम, रेडियल डायग्राम, पिरामिड डायग्राम, वेन डायग्राम और टारगेट डायग्राम जैसे विकल्प को हम अपने सीट के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये विकल्प भी उसी तरह है। इसके बाद इंसर्ट मेनू के अंदर ऑब्जेक्ट का भी ऑप्शन दिया है, यानी एक्सेल सीट के ऊपर रहते हुए किसी बाहरी ऑब्जेक्ट को अपने एक्सेल सीट के ऊपर इंसर्ट करना। अब जैसे मान लीजिए कि हमें किसी बिटमैप इमेज को लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिटमैप इमेज का ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक करें और ओके करें। अब देख सकते हैं कि आपके सामने बिटमैप यहाँ पे खुल गया है। अब यहाँ पे हमें जो भी ड्राइंग, जो भी शेप बनाने हैं उस शेप को हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अंदर जो कलर करना है यहाँ से हम कलर को फिल कर सकते हैं। और इतना करने के बाद यहाँ पे एग्जिट टू रिटर्न जब करेंगे तो ये ड्राइंग आपके पेज के ऊपर देख सकते हैं यहाँ आ चुकी है। कहने का मतलब है कि एक्सेल सीट के ऊपर ये चीज़ें संभव नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेल पे रहते हुए बाहरी सॉफ्टवेयरों को हम यहाँ लिंक कर दे रहे हैं और उस लिंक पे जो हम वर्क कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर पे जो वर्क कर रहे हैं वो हमें क्या हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हैं कि इंसर्ट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, अगर हम बार कोड भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो बार कोड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस तरह के बार कोड को लेना चाहते हैं वो बार कोड का नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट और यहाँ पे फिनिश कर देंगे तो देख सकते हैं कि ये बार कोड आपके पेज के ऊपर आ चुका है। इसकी पोजीशन को आपको जहाँ रखना है आप रख सकते हो और इसको आप बारकोड के रूप में दिखा सकते हो। इंसर्ट मेनू के अंदर लास्ट विकल्प आप देख सकते हो हाइपरलिंक का दिया गया, शॉर्टकट तरीका कंट्रोल+ के दिया गया। ठीक ये कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है। आप यहाँ पे किसी लिंक को इंसर्ट कर सकते हो और उसको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल के साथ क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो ये सब विकल्प आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी देखा है। तो उम्मीद है कि आपको इंसर्ट मेनू के सभी विकल्प समझ में आ गए हैं। अगर कहीं दिक्कत हो किसी विकल्प को लेके तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको शायद क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग अगले मेनू पे आएंगे, फॉर्मेट मेनू के अंदर जो विकल्प आपके दिए गए हैं उस पर हम बात करेंगे, उसके बारे में हम आपको ट्यूटोरियल देने वाले हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।